हेलो एवरीवन, वेलकम टू विंग्स एक उड़ान। फ्रेंड्स, आज हम पॉलिटिकल साइंस का 10+2 लेक्चर सीरीज जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट लेक्चर। आज हम स्टार्ट करेंगे बड़े ही बेसिक जो हमारे कंसेप्ट्स हैं, टॉकिंग अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ द पॉलिटिकल साइंस, द डिसिप्लिन ऑफ द पॉलिटिकल साइंस। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे आज व्हाट इज एक्चुअली पॉलिटिकल साइंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मैं पॉलिटिकल साइंस की बात करता हूँ, देयर हैज बीन डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशंस। अलग अलग डेफिनेशंस दी गई हैं अलग अलग फिलोसोफर्स द्वारा, अलग अलग स्कॉलर्स द्वारा। अगर मैं बात करता हूं पॉलिटिकल साइंस की सबसे फेमस डेफिनेशन की, तो जेम्स गार्नर बेसिकली हैज गिवन द definition that political science starts and ends with the state. So political science begins and ends with the state. नाउ सी, जब हम बात करते हैं कंसेप्ट की, तो पॉलिटिकल साइंस बिगिनिंग एंड एंडिंग विद द स्टेट, द की वर्ड हियर इज द स्टेट। और अगर मैं स्टेट की यहां पर बात करता हूं तो अनदर क्वेश्चन बेसिकली अराइजेस, व्हाट इज स्टेट। अब स्टेट क्या है, स्टेट को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। अगर मैं स्टेट की बात करता हूं तो स्टेट को हम डिफाइन कर, actually the term state cannot be defined because state is an abstract idea. सिंपल परिभाषा में अगर बताया जाए तो स्टेट एक टेंजिबल टर्म नहीं है। इवन अगर मैं बात करता हूं आइडिया ऑफ स्टेट, कि आइडिया ऑफ स्टेट इवॉल्व कब हुआ था, तो इट बेसिकली गॉट इवॉल्व विद द ट्रीटी ऑफ वेस्टफीलिया बैक इन 1648। इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, जैसे मैं बात कर रहा हूं, इस तरह के क्वेश्चंस डायरेक्टली जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उसमें पूछा जाता है कि जैसे मॉडर्न नोशन ऑफ स्टेट जो है वो कब इवॉल्व हुआ था, तो द राइट आंसर इज ट्रीटी ऑफ वेस्टफीलिया 1648। नाउ when I say what is state and I say that state is an abstract idea, so it means state को हम define from the universal aspect नहीं कर सकते। universal aspect से define करना it is difficult. So again, even when I say what is political science or what is state, there has been different definitions given by the different scholars. अलग अलग जो definitions हैं वो हमें डिटेल में उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा एंड हाउ टू मेमोराइज द डिफरेंट डेफिनेशंस। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं मेटलैंड की, तो मेटलैंड जी ने बोला था दैट द टाइटल ऑफ द डिसिप्लिन बेसिकली वरीज मी मोर देन द क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड रिलेटेड टू द डिसिप्लिन। तो जो टाइटल है हमारा, टाइटल क्या है हमारा डिसिप्लिन का, पॉलिटिकल साइंस। अब जब मैं बात करता हूं टाइटल की, पॉलिटिकल साइंस, ये किस तरह की साइंस है। और जब बात होती है साइंस की तो दो चीजों की बात होती है, एक होती है बात फैक्ट्स की, एक्सपेरिमेंटेशन की, और दूसरी बात क्या होती है, दूसरी बात होती है ऑब्जर्वेशन की। So when I talk about the subject of the political science and when I'm talking about the two terms facts and observation, does that mean political science is only related to the facts and observation, or does it include values also? तो अगर मैं बात करूं वैल्यूज की, क्या पॉलिटिकल साइंस में वैल्यूज हैं कि नहीं है। तो फॉर एग्जांपल एक तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि जब हम पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं, whenever we talk about the political science, are only facts and observations are being taken into consideration, or the values are also included, or whether we include the values in the discipline of political science. The answer is yes. So we basically cannot avoid, we cannot overlook the values also when we talk about the discipline of the political science. So the values are inherited in the subject, in the discipline of the political science, along with the observations, along with the facts. ठीक है। और political science जो एक term है as per the Maitland also, मेटलैंड सेज कि पॉलिटिकल साइंस का एक एप्ट टर्म है भी कि नहीं है। नो, द क्वेश्चन अराइजेस टू अंडरस्टैंड द डिसिप्लिन्स टाइटल एज पॉलिटिकल साइंस, वेदर इट इज जस्टिफिएबल और नॉट। तो अगर मैं जस्टिफिएबिलिटी की बात करता हूं
क्या मैं इस तरह से इसको समझने की कोशिश करता हूँ कि क्या ये टाइटल सही तरीके से बनाया भी गया है, क्या ये टाइटल सही तरह से दिया भी गया है इस डिसिप्लिन को कि नहीं दिया गया है. तो here a different kinds of observations, different kinds of analysis and different kinds of opinions gets evolved. अब अलग अलग तरह के ओपिनियन है. और अगर मैं बात करता हूँ political science as the discipline of the values as well as the facts and observations, ये सारी की सारी चीजें जो हैं, all these things are basically the part of what governance. और गवर्नेंस की अगर मैं बात करता हूं तो मैं बात किसकी करता हूं, द डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ द गवर्नेंस. अलग अलग सिस्टम्स है गवर्नेंस के. देयर इज द अथॉरिटेरियनिज्म, देयर इज द डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में भी देयर इज द डायरेक्ट डेमोक्रेसी, देयर इज द इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, then there is the dictatorship also, then there is the oligarchy, there might be the tyranny also, there might be the monarchy also, there is the constitutional monarchy, totalitarianism doesn't stop. ठीक है, प्लूटोक्रेसी हो गई. इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ मोबोक्रेसी हो गई. there is even the term kleptocracy, there is even the term theocracy. so different terms. क्या मतलब है इन चीजों का, ये सारी की सारी चीजें जो है वो पॉलिटिकल साइंस में बेसिकली आ जाती है. और अगर मैं बात करता हूं टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ द गवर्नेंस, तो डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ द गवर्नेंस बेसिकली इट इंक्लूड्स ऑल दीज सॉर्ट्स ऑफ टर्म्स व्हिच आई हैव जस्ट मेंशन्ड. नाउ when I say political science begins and ends with the state as per the statement given by one of the most famous statement given by the James Garner. So does that hold any kind of verification, does that hold any kind of significance? That is also another question. So when we are talking about the discipline, आज हम सिर्फ discipline की बात करेंगे because there are different approaches even to understand the discipline. For example, political science को समझने के अप्रोचेस हैं. देयर आर डिफरेंट अप्रोचेस. अगर मैं बात करता हूं डिफरेंट अप्रोचेस की, तो देयर इज द ट्रेडिशनल अप्रोच आल्सो एंड वेरी फेमस बिहेवियरल अप्रोच आल्सो एंड देयर इज द पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच आल्सो. ये तीन जो है मेजर अप्रोचेस जो है बेसिकली ये डिफाइन की गई. सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं ट्रेडिशनल अप्रोच, सेकंड अगर मैं बात करता हूं तो आ गई आपकी बिहेवियरल अप्रोच, और थर्ड जो है वो आ गई आपकी पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच. क्या अंतर है तीनों में, पहले कौन सी आई उसके बाद कौन सी आई? इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इफ वी रियली वांट टू अंडरस्टैंड हाउ द पॉलिटिकल साइंस एज अ डिसिप्लिन has basically evolved throughout the, talking about the age of the discipline, one of the oldest disciplines ever has been the political science. लगभग लगभग 3000 साल जो है पुराना है political science. And when we start to look at the origin, the point of the origin of the political science, it even goes back to the time before the era of the Socrates. फिर भी अगर हम ऑफिशियल एक लेवल पे चीजों को समझने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं हम स्टार्ट करते हैं प्लेटो की थ्योरी से, प्लेटो की फिलोसफी से. हालांकि प्लेटो की फिलोसफी को समझने के लिए हमें सोक्रेटिस की फिलोसफी को समझना जरूरी है. और अगर हमें एरिस्टोटल की फिलोसफी को समझना है, हु इज बेसिकली द फादर ऑफ द डिसिप्लिन ऑफ पॉलिटिकल साइंस, वी नीड टू अंडरस्टैंड द फिलोसफी ऑफ द प्लेटो. So what we will do, we will basically try to understand each and everything in a chronological manner. पहले हम ए बी सी इस तरह से चलेंगे एंड धीरे धीरे जो है कंसेप्ट्स को हम बिल्डअप करते जाएंगे. मीन वाइल जो इसके बीच ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है धीरे धीरे इवॉल्व होंगे. वी विल ऑल्सो डिस्कस दैम while discussing the topics related to the different philosophers, related to the different topics being mentioned in the syllabus also. उस तरह से हम चलते जाएंगे. तो अगर मैं आगे इसी चीज को थोड़ा सा और एक्सटेंड करता हूँ, एंड व्हेन आई टॉक अबाउट द डिफरेंट अप्रोचेस, सबसे पहले कौन सी अप्रोच आई आपकी? ट्रेडिशनल अप्रोच है. ट्रेडिशनल अप्रोच की अगर मैं बात करता हूँ तो हर अप्रोच में कुछ एक्सपोनेंट्स होते हैं, कुछ प्रोपोनेंट्स होते हैं. And I'm talking very basic, although I know that all of the students who are basically looking at this lecture series, all of the students who are actually preparing, they are actually the postgraduates in the same subject. And I don't feel that
you are incompetent, or you are, I will say that you are non serious enough that you might not to understand these basic things. You already know these things, I know that very well, but still it is for those students who might be out of touch, who might have been indulged in some other subjects or in some other courses, and meanwhile they have done the PG in the political science. So this is also an opportunity for them. So that's why I'm basically sticking to the basics. So please bear with me today. So when I say the approaches, the first is the ट्रेडिशनल अप्रोच, द सेकंड इज द बिहेवियरल अप्रोच जो इसके बाद आई थी, और उसके बाद जो थी फाइनली वो पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच आई। हम डिटेल में ज्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन हम चीजों को थोड़ा प्रिसाइज और कंसाइज्ड वे में समझने की कोशिश करेंगे। अगर मैं बात करता हूं ट्रेडिशनल अप्रोच की, तो ट्रेडिशनल अप्रोच जो थी वो बेसिकली स्टार्ट हुई थी सोक्रेटिस हो गए, प्लेटो हो गए, द ग्रेट फिलोसोफर्स लाइक मैकियावेली हो गए, who have basically adhered to the different methodologies। हर एक जो फिलोसोफर होता है उसकी एक अपनी मेथोडोलॉजी होती है। जैसे अगर मैं सोक्रेटिस की बात करूं तो उनकी मेथोडोलॉजी का नाम था डायलेक्टिक्स। प्लेटो ने भी अपने गुरु की ही जो मेथोडोलॉजी थी उसी को बेसिकली कहीं ना कहीं अडॉप्ट किया। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ मैकियावेली की, तो मैकियावेली की जो अप्रोच थी, उनकी जो मेथोडोलॉजी थी, उनकी जो फिलोसफी जिस बेसिस पे जो बिल्ड हुई थी, दैट वाज द ह्यूमन साइकोलॉजी एंड हिस्ट्री। So talking about different approaches, in the different approaches there are different institutions. For example, there is the historical approach, there can be the legal institutional approach, there can be the philosophical approach, traditional approach में ये सारी की सारी चीजें जो है वो आ जाती हैं। And when with due time traditional approach जो थी, it was not basically offering much to the discipline of the political science. It is, on the other hand, it was just making the discipline of political science losing its significance. So the new theory evolved, and the person who is responsible for this was David Easton। वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, all the psychologists or all the sociologists, all the anthropologists, everybody was invited to look into the matter, what basically situations, what kind of situations got erupted which led to the world war 1, world war 2, क्यों हुई ये चीजें। लेकिन पॉलिटिकल साइंटिस्ट को बेसिकली निमंत्रण नहीं दिया गया। रीजन बीइंग बिकॉज ऑल द अदर different uh, uh, I will say having different expertise in the different fields, they might be able to offer certain things, but all basically held the same opinion कि भाई political scientists have nothing to offer. So when I say behavioral approach, तो behavioral approach क्या थी? behavioral approach एक नई approach लाई गई जहां पर बात किसकी की गई कि values को छोड़ना पड़ेगा। From the very ancient time, from the ancient Greek civilization times, values have been the most dominant aspect of the political science। आज भी है, लेकिन एक टाइम आया था जब वैल्यूज को बिल्कुल ही एक्सक्लूड कर दिया गया था फ्रॉम द डिसिप्लिन ऑफ पॉलिटिकल साइंस, इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिसिप्लिन ऑफ पॉलिटिकल साइंस। दैट टाइम was very brief time, and in that particular time, especially after the World War 2, ठीक है, बिहेवियरल अप्रोच बेसिकली हैव बीन अडॉप्टेड। और बिहेवियरल अप्रोच की अगर मैं बात करूं, इट वाज कंप्लीटली मैथमेटिकल, इट वाज कंप्लीटली फैक्ट बेस्ड। सिमिलरली ये अप्रोच भी ज्यादा देर कामयाब नहीं हो पाई, एंड व्हाट हैपेंड, द synthesis of both the approaches, and David Easton himself basically admitted कि भाई behavioral approach has basically is not offering that much whatever the Easton has expected, and finally he came up with the conglomeration, with the association of the facts along with the values, और facts plus values दोनों मिलके क्या बनाती हैं आपकी post behavioral approach। So if we try to understand the nature of the discipline, what basically led to the rejuvenation of the discipline of the political science, there is one very famous political scholar who is responsible for the rejuvenation of the political science as a discipline. That person is John Rawls। रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस हम पढ़ेंगे आगे। वेरी वेरी पॉपुलर थ्योरी एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। देयर आर वेरी हाई चांसेस कि कम से कम 2 से 3 क्वेश्चंस जो हैं वो सिर्फ जॉन रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस से ही पूछे जा सकते हैं, इंक्लूडिंग द नेम्स ऑफ हिज बुक्स,
including the concepts like कि difference principle क्या है, what are the maximum principle related to the John Rawls theory of justice, या जॉन रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस जो है वो सब्सटेंटिव है या प्रोसीजरल है नेचर में। तो ये सारी चीजें जो है हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे along with the procedure of the course. Now when I say approaches of the political science, and I've talked about three different approaches, but ये जो तीन अप्रोचेज हैं, जैसे कि आपकी ट्रेडिशनल अप्रोच हो गई, जैसे कि आपकी बिहेवियरल अप्रोच होगी, या फिर आपकी पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच होगी, ये भी किन्हीं पर्टिकुलर अप्रोचेस के ऊपर बेसिकली निर्भर करती हैं. फॉर एग्जाम्पल, देयर आर टू बेसिक कैटेगरीज ऑफ द अप्रोचेस. वन इज द नॉर्मेटिव अप्रोच. And when I talk about the second type of approach, that is the empirical approach. ये दो तरह की अप्रोचेस हैं. अगर मैं नॉर्मेटिव अप्रोच की बात करता हूं, बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट द नॉर्मेटिव वैल्यू सिस्टम. वैल्यू सिस्टम की मैं बेसिकली बात कर रहा हूं. और जब मैं वैल्यू सिस्टम की बात करता हूं, व्हाट इज ए वैल्यू सिस्टम? वैल्यू सिस्टम को अगर समझना है तो वैल्यू सिस्टम को समझने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है कि वैल्यू सिस्टम इज नॉन टेंजिबल और इनटेंजिबल एस्पेक्ट. एंड व्हेन आई से इनटेंजिबल, it means that they cannot be observed, they cannot be felt. For example, when I talk about the concept of the emotions, कोई भी इंसान किसी तरीके से कौन सा इमोशन फील कर रहा है, दैट डिपेंड. पर्सन हु माइट बी फीलिंग एंग्री might be reflecting physically in a laughing way. A person who might be happy from inside might be reflecting very neutral physical aspect. So when we talk about the value system, when we talk about the normative values, we talk about the concept of the morals. For example, when I say honesty is the best policy, तो बोलने के लिए तो ठीक है, honesty is the best policy, but how to implement? Can we see actually the honesty? How can we basically predict? Basically, anyone who is judging that person in front of you is honest, basically that person is perceiving or making the perception according to his or her own judgment. तो बेसिकली आप इस चीज को एक्चुअल में एज ए फैक्ट ऑब्जर्व नहीं कर सकते. इट डिपेंड्स ऑन योर परसेप्शन. So that is what is value system, and that's what basically the political philosophers like Plato, Aristotle, Socrates, they have basically talked about the value system, to adhere to the value system. When I say the value system as per the Socrates के हिसाब से उनको लगता था कि that anything, whatever you observe, you keep asking question related to that particular. और जब तक आपके क्वेश्चंस खत्म नहीं हो जाते हैं उस पर्टिकुलर परसेप्शन को लेके, उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को लेके, तब तक आप पूछते रहिए. बिकॉज एक्चुअली अल्टीमेटली इट विल लीड यू टू द पाथ ऑफ द ट्रू नॉलेज. So that is what is actually the value system. But when I talk about the empirical approach, I am basically talking about the facts. I am talking about the observation. So when I'm talking about the observation, whatever is in front of you. So if I'll see that there are like two persons standing in front of me, so I will say the number is 2, because that is based on the notion of the fact based knowledge, whatever I am observing, and that is not any kind of illusion. But when Plato or philosophers like Socrates, they try to understand what is illusion, their aspect of understanding illusion is very very different. उनके हिसाब से रियलिटी जो है, तो आज के दौर पे हम अपनी आगे पीछे चीजें जो देखते हैं समझते हैं, उनके हिसाब से वो चीजें क्या है, वो रियल नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, प्लेटो यूज टू से दैट रियलिटी इज द शैडो ऑफ आइडियाज. हम जाएंगे वहां पर भी, हम उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे. बट सच काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स हैव बीन गिवन बाय द डिफरेंट फिलोसोफर्स, and such kind of statements are oftenly being asked in the
nation. And these are very basic statements. We will also discuss about the different books what Plato has written. Socrates ने किसी भी तरह की बुक जो थी वो नहीं लिखी थी. सिमिलरली एरिस्टोटल ने अलग अलग बुक्स लिखी, मैकियावेली ने अलग अलग बुक्स लिखी, जिनमें से एक बुक है आर्ट ऑफ वॉर भी, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट. हालांकि आर्ट ऑफ वॉर जो एज ए बुक है वो मैक्सिमम लोगों को लगती है कि सन जू ने ही लिखी है, बट देयर वाज अनदर बुक द सिमिलर नेम ऑफ द आर्ट ऑफ वॉर बट हैज बीन रिटन बाय द निकोलो मैकियावेली. So such kind of questions, they are very interesting and they might get asked by the JKPSC in the lecture examination. So moving on, so when I say normative approach and when I say the empirical approach, both are basically what, technically speaking both are antagonistic to each other, एक दूसरे के opposite है. एक बात क्या करता है, एक बात करता है थोड़ी आइडियल और एक बात करते हैं बेसिकली काफी प्रैक्टिकल. और जब मैं बात करता हूं बेसिकली इंपेरिकल अप्रोच की, तो हम इसको एक और तरीका है समझने का, हम इसको क्या बोलते हैं, लॉजिकल पॉजिटिविज्म. तो देयर आर different terms associated. See, when I say normative approach and when I say empirical approach, both are associated with the different approaches which are basically giving the significance to the discipline of the political science. जैसे कि मैंने बात की ट्रेडिशनल अप्रोच की, मैंने बात की बिहेवियरल अप्रोच की और लास्टली पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच की. तो अगर मैं इस तरह से इस चीज को समझूं कि ट्रेडिशनल अप्रोच प्लस बिहेवियरल अप्रोच equalizes the post behavioral approach. तो अगर ट्रेडिशनल अप्रोच जो है आपकी वो क्या है, आपका थीसिस है, एंड बिहेवियरल अप्रोच इज बेसिकली व्हाट, इट वर्क्स लाइक एन एंटीथीसिस, देन द सिंथेसिस इज एक्चुअली व्हाट, पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच. अगर मैं बात करता हूं थीसिस की, एंटीथीसिस की, सिंथेसिस की, ये कंसेप्ट दिया किसने था, हाउ इट गॉट ओरिजिनेटेड, पहली बार तो इसकी बात की थी सोक्रेटिस ने. और इसको पॉपुलराइज किसने किया, इसको बेसिकली पॉपुलराइज किया हीगल ने. So when I talk about both these philosophers, the concept of the thesis, the antithesis, and the synthesis, and particularly when I talk about the Hegel, तो वो इसको क्या कहते थे, वो इसको कहते थे मूवमेंट ऑफ हिस्ट्री. तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं आपके, मतलब हाउ फ्रॉम द वेरी बेसिक and how on the advanced level things are basically related to each other, that is very important to understand. If we are actually able to understand all these things, तो हमारे लिए एग्जाम को क्रैक करना बहुत ही इजी हो जाता है. बेसिकली नॉलेज बेस्ड जो हमारा जो एप्टीट्यूड होता है बेसिकली वो काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट हो जाता है. And on the other hand, talking about the facts, we have to basically memorize the names of the books, and that will only come with thorough practice and nothing else. You have to do very thorough practice, otherwise you cannot memorize. So it is important that you must keep practicing the different multiple choice questions. Even if you want to practice PYQs which are related to the net and set examinations of the states concerned related to the political science, I will recommend you, it will also work for you. Now moving on further, talking about the concept, the discipline of political science, बात सारी यहाँ से शुरू हुई थी. तो political science as a discipline is basically divided into actually two branches. एक है आपका जो portion वो है political theory का, और second जो portion है आपका that is what basically called as political science. अगर मैं यहाँ पर theory लिख रहा हूँ it means philosophy. So when I say political philosophy, 80% of the content of the political science is basically comprised of the political philosophy. Political theory है इसमें, और सिर्फ 20%, 20% जो है it is related to the aspect of political science. अगर मैं
पॉलिटिकल थ्योरी की बात करता हूँ तो सबसे आपका पॉपुलर जो है वो क्या है, आइडियोलॉजीज, कंसेप्ट ऑफ जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, थ्योरी ऑफ द डिफरेंट डिफरेंट फिलोसफर्स, चाहे प्लेटो हो या फिर कॉन्टेक्चुअलिस्ट हो, आपके लॉक हो गए, हॉब्स हो गए, रूसो हो गए, चाहे मैकियावेली हो गए, चाहे हम बात करें हैना एरेंट की करें, चाहे हम बात करते हैं सेंट ऑगस्टीन की, या हम बात करते हैं थॉमस एक्विनास की. सो ऑल दीज बेसिकली फिलोसफर्स दे कम अंडर द एम्बिट ऑफ द पॉलिटिकल फिलोसफी और पॉलिटिकल थ्योरी. सेकेंडली व्हेन आई टॉक अबाउट द पॉलिटिकल साइंस, तो साइंस में 20% एस्पेक्ट है, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कौन सा आ जाता है आपका, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स. जहां पर कोशिश की गई है चीजों को फ्रॉम द वेरी इंपेरिकल एस्पेक्ट समझने की, ऑन द फैक्ट बेस्ड, ऑन द ऑब्जर्वेशन बेसिस. और अगर मैं बात करता हूं इलेक्टोरल बिहेवियर्स की, और अगर मैं बात करता हूं डेटा, जैसे कि आपकी सैम्पलिंग्स होती हैं, जैसे कि सैम्पलिंग के नाम पे आपके क्या होते हैं, बेसिकली एग्जिट पोल्स होते हैं. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द पॉलिटिकल साइंस एस्पेक्ट, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं पॉलिटिकल साइंस के एस्पेक्ट में आ जाती हैं. टॉकिंग अबाउट द कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, टॉकिंग अबाउट द इलेक्टोरियल बिहेवियर, सॉरी इलेक्टोरल बिहेवियर, टॉकिंग अबाउट द पॉलिटिकल फिलोसफी एस्पेक्ट. तो ऑल दीज थिंग्स आर बीइंग मेंशन्ड इन द सिलेबस. हालांकि सिलेबस जो है वो अभी जेकेपीएससी द्वारा नोटिफाई नहीं किया गया है, बट वी आर एडहेरिंग to the syllabus which is previously being notified in the previous post of the 10+2 lecture. And uh, we've tried to basically uh, किसी तरह से fetch the information कि syllabus जो है क्या वो थोड़ा सा चेंज होगा या सेम ही होगा. एंड जहां तक हमें समझ आया है, जहां तक हमें पता चला है, तो 20% of the syllabus might get vary, otherwise 80% of the syllabus is all there. So 80% of the syllabus is not going to change. That's a huge number. तो 20% जो सिलेबस है वो थोड़ा बहुत चेंज होने के चांसेस हैं, बट दैट इज ऑल्सो नॉट फॉर श्योर, बट दैट रिमेन्स टू बी सीन एंड वी विल सी व्हाट वी कैन डू. ठीक है. तो अगर हम बात करते हैं, कमिंग बैक टू द टॉपिक, अगर हम बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस की, सो पॉलिटिकल साइंस इज बेसिकली द मेजॉरिटी ऑफ द पॉलिटिकल साइंस is basically political philosophy, and the minority of the discipline is basically comprised of the political science portion जो है आपका. And when we talk about the science portion, we are talking about the empirical aspect of the discipline. Now in order to understand the concept, the discipline of the political science, we need to understand what is governance. तो अगर मैं बात करता हूं स्टेट की, स्टेट मैंने बोला कि क्या है, स्टेट एक हमारी एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी. तो बेसिकली सिंस वी आर सेइंग स्टेट इज एन एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी, तो स्टेट क्या हुई, इंटेंजिबल. देन व्हाट बेसिकली रिप्रेजेंट्स द स्टेट, गवर्नमेंट. गवर्नमेंट इज द एजेंसी ऑफ द स्टेट. एंड गवर्नमेंट बेसिकली क्या करती है, गवर्नमेंट जो है आपकी वो रिप्रेजेंट करती है द आइडिया ऑफ द स्टेट. गवर्नमेंट इज द फेस ऑफ द स्टेट. समटाइम्स इट इज इवन बीइंग सेड दैट गवर्नमेंट इज द लार्जेस्ट cooperative or law, I will say government is the largest cooperative agency, and government is the largest corporation of the country. So if in a in some MCQ it is being asked that which is the largest corporation in the country, और उसमें government भी आपका एक option है, then government is actually the right answer. So when I say that state जो है खुद एक एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी है, और गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट बेसिकली इज द एजेंसी ऑफ द स्टेट. सो गवर्नमेंट इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द स्टेट. तो what is the basic primary function of the government? गवर्नमेंट बेसिकली क्या करती है, गवर्नमेंट बेसिकली चीजों को एडमिनिस्टर करती है. गवर्नमेंट जो है
वो चीज़ों को सिस्टमाइज तरीके से चलाने की कोशिश करती है। गवर्नमेंट जो है वो सिस्टम को मेंटेन रखने की कोशिश करती है, लेकिन किस तरह के सिस्टम को? हमारा पॉलिटिकल सिस्टम। और जब मैं बात करता हूँ पॉलिटिकल सिस्टम की, तो पॉलिटिकल सिस्टम में सिर्फ एक चीज नहीं आती। आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट द पॉलिटिक्स, आई एम टॉकिंग अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स। फॉर एग्जांपल, आई एम टॉकिंग अबाउट द नीड्स ऑफ द सिटीजन्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द सिटीजन चार्टर, आई एम टॉकिंग अबाउट द basic amenities, and it basically goes on and on. So when I'm talking about the needs, the rights of the citizens, so does citizen also have certain kinds of duties that needs to be reciprocated to the state? So that is what basically when I'm talking about the concept of political system, it is all about. पॉलिटिकल सिस्टम में सारी की सारी चीजें आ जाती हैं। अगर मैं बात करता हूँ गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट का क्या काम है? गवर्नमेंट का काम है कि देखना कि लोगों की जरूरतें क्या हैं, लोगों को किस तरह की जो फैसिलिटीज है वो चाहिए, लोगों की जो बेसिक नीड्स हैं क्या वो फुलफिल हो पा रही हैं, और व्हाट आर द बेसिकली एसेंशियल institutions that needs to be established, I will say, when it comes to the system or the political system. तो अगर मैं बात करता हूँ गवर्नेंस की, गवर्नेंस बेसिकली सारे एस्पेक्ट्स जो है इन द डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस ये कवर करता है। एंड व्हेन आई से डिफरेंट डायमेंशंस, आई मीन आपके सोशल डायमेंशंस, आपके पॉलिटिकल डायमेंशंस, आपके एडमिनिस्ट्रेटिव डायमेंशंस, आपके कल्चरल डायमेंशंस, आपके इकोनॉमिकल डायमेंशंस, all these aspects are basically being covered under the system of governance. अब इसमें अगर मैं चाहे बात करूं तो एग्जांपल के तौर पे जैसे कि आपकी फिस्कल पॉलिसीज होगी, या फिर आपकी मॉनेटरी पॉलिसी होगी। अगर मैं पॉलिटिकल सिस्टम की बात करता हूं, देयर आर डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट स्कीम्स। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करता हूं तो ब्यूरोक्रेसी आ गई, ठीक है, सिटीजन चार्टर आ गया, आरटीआई आ गया, ये सारी की सारी चीजें आ जाती है। व्हेन आई टॉक अबाउट द कल्चरल एस्पेक्ट, तो कहीं ना कहीं जैसे कि फॉर एग्जांपल, इफ आई टेक द एग्जांपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया, आई एम टॉकिंग अबाउट आर्टिकल 25 से लेके 28 तक, which basically talks about the fundamental rights of the freedom of religion. So all these aspects basically does get covered under the concept of the governance. And it is important to understand the governance if we really want to understand what is actually the political system. It is not just about the politics. And when I talk about the word politics, try to understand this. जब मैं पॉलिटिक्स की बात करता हूं तो पॉलिटिक्स है क्या असल में? पॉलिटिक्स is an art, not science. सबसे पहली चीज, when I say politics, nowadays politics has basically become a very notorious term, काफी बदनाम हो चुकी है। हालांकि अगर पॉलिटिक्स को सही तरीके से समझना है, पॉलिटिक्स बेसिकली क्या है? पॉलिटिक्स होती है when there is the association of people. There can be the group of two, there can be the group of many, two plus three, four, five, or there can be the group of thousands, there can be the group of many, many people. So when I say why such kind of association is being made, the answer is to basically fulfill the basic needs, because we need to understand one thing, that no human is self-sufficient. Everybody is depending on the other. Like Plato has also talked about it in his theory of justice, that no person, whether that is a weak person or that is a strong person, no person is actually a self-sufficient person. So everybody is dependent on the other for their needs. And that is what actually the politics is all about. Politics is about the association. Politics is basically an art, how to basically gather the people,
how to basically convince the people and how to make people mobilize and move the people as per your own wish and to fulfill the goals which you basically told people that it is for their well-being. So that is what actually is the politics is all about. And when I'm talking about the politics, I'm talking about politics being an art, not a science. तो आर्ट जहां पर आ जाता है वहां पर कहीं ना कहीं आपकी नॉर्मेटिव अप्रोच जो है वो डोमिनेंट हो जाती है. सो नॉर्मेटिव अप्रोच की अगर मैं बात करता हूं तो नॉर्मेटिव अप्रोच इज वैल्यू ओरिएंटेड and what value is the right value, what value is the wrong value, that remains to be decided by the society. Sometimes even if a person thinks that a particular value is a wrong value, but there can be a certain section of the people which might make that wrong value into the right value. The value system might get changed as per the norms of the society. तो उस पर्टिकुलर सोसाइटी में जो वैल्यू सिस्टम है वो हो सकता है जो सही लग रहा हो एक टाइम पे वो गलत हो और जो गलत लग रहा हो एक टाइम पे वो सही हो जाए. Such is the normative approach, such is the orientation of the normative value system. Similarly, when I'm talking about the empirical approach is very quite straightforward, and empirical approach directly works on the basis of the observation, works on the basis of the works on the basis of the uh, tangibility. Tangibility क्या है आपकी? Whatever you are basically seeing, whatever you are perceiving, and you are basically sticking to the science, you are basically sticking to the logic. That's why it is called as logical positivism. So value system might get molded, as per the situation, as per the time and space. But when we talk about the empirical approach, it doesn't get molded with time. वो कहीं ना कहीं सेम रहती है और सटीकता में जो है वो चलती है. एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द कंसेप्ट ऑफ गवर्नेंस को थोड़ा सा हम और समझने की कोशिश करेंगे. गवर्नेंस भी अलग अलग तरीके से हो सकती है. देयर कैन बी द मोनार्की, देयर कैन बी द oligarchy, then there can be the democracy, there can be the dictatorship, and it goes on like I've said earlier also. ये अलग अलग तरीके से किस तरह से गवर्नेंस हो सकती है. सो these are the different approaches of the governance, and in these different approaches there are different political system. यहाँ पर हो सकता है political system 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, and it goes on. So political system varies from country to country, political system varies from time and space perspective also. Then how will we basically understand the governance? How will we basically try to understand the whole concept, the whole discipline of the political science? So technically speaking, political science as a discipline is highly subjective in nature. It is not objective at all. So that one thing is very very sure, that you need to understand कि political science को अगर समझना, even when we talk about the concept of justice, even when we talk about the concept of the liberty, even when we talk about the concept of equality, it basically varies. It doesn't move with a single line, although we do talk about the different aspects also. So when we are talking about the political philosophy aspect, there is the Western political thoughts. And when I'm talking about the Western political thoughts, the origin of the Western political thoughts is basically, or has basically started out with Socrates. Socrates की अगर हम बात करते हैं तो Socrates was the father of the philosophy, sometimes also considered as the first martyr of the philosophy. Socrates की अगर बात करते हैं तो हम dialectics की बात करते हैं. Socrates की जब हम बात करते हैं, we talk about the teacher of the Plato. Socrates की जब हम बात करते हैं, we oftenly talk about the concept of the true knowledge. And there is a very very famous quote given by Socrates, that
An unexamined life is not worth living. Such kind of quotes, they might get asked in the examination. So what does it mean when I say an unexamined life is not worth living? So here basically Socrates is what doing? Socrates is basically talking about the theory of knowledge. क्या है थियरी ऑफ नॉलेज? अगर हम नॉलेज की बात करते हैं, सोक्रेटिस का मानना है कि नॉलेज जो है वो दो प्रकार की होती है, दो कैटेगरीज में होती है। एक होती है हमारी फंडामेंटल नॉलेज और एक होती है हमारी सुपरफिशियल नॉलेज। सुपरफिशियल नॉलेज वो है जो बेसिकली आज के दौर में हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं, बेसिकली दैट इज नॉट द ट्रू नॉलेज। टॉकिंग अबाउट द फंडामेंटल नॉलेज वो नॉलेज है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रू कोर एस्पेक्ट्स ऑफ द नॉलेज, to understand the fundamental nature of anything, whatever we are basically observing or whatever we are going through. Socrates के हिसाब से the true knowledge is inherited in every single soul of the earth. हर किसी के अंदर true knowledge जो है वो कहीं ना कहीं वास करती है. But the problem is that people actually do not realize that true knowledge is basically inherited in their souls. So what we need to do, how can we basically explore the true knowledge from our soul? The answer is the dialectics. Dialectics is the right answer. And what is dialectics? Dialectics है क्या? Dialogues based on logical reasoning. And why do we need logical reasoning? Another question evolves. Because when Socrates tried to understand the philosophy, see, Socrates has basically talked about the philosophy for the very first time ever, and an individual has ever talked about the philosophy. The reason being, Socrates has basically looked into many things, has looked into the research paperwork, has looked into the different opinions of the botanists, chemists, physicists, आपके बायोलॉजिस्ट हो गए, इन सारों के ओपिनियन जो थे वो सोक्रेटिस ने कहीं ना कहीं देखे। बट सोक्रेटिस कहते हैं दैट एवरी केमिस्ट, फिजिसिस्ट, ये सभी कोशिश क्या कर रहे हैं? एवरीबॉडी इज बेसिकली ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द लाइफ फ्रॉम द साइंटिफिक एस्पेक्ट. Nobody is trying to understand the life from the philosophical aspect. And in order to understand the philosophy of life, we need to understand what is the purpose of life. तो सोक्रेटिस एक बड़ी सीधी सी बात करते हैं कि पर्पस ऑफ लाइफ बेसिकली क्या है, और सोक्रेटिस ही इसका आंसर देते हैं that the true purpose of life is actually happiness, which seems quite logical. Happiness is the true purpose of life, but now how can we attain the happiness? How can we truly attain the exact, the righteous purpose of life? The right answer is by attaining the true knowledge. So if we can attain the true knowledge, then we can also fulfill our purpose of life, which is actually the true happiness, which is actually the satisfaction of the soul. और जब मैं बात करता हूँ ट्रू नॉलेज की, तो ट्रू नॉलेज को किस तरह से हम हासिल करेंगे? ट्रू नॉलेज को हासिल करने का एक ही तरीका है, बेस्ड ऑन डायलेक्टिक्स. So based on the logical reasoning, and whenever I say logical reasoning, I mean discourses, I mean questioning the things. Keep questioning the things. तब तक पूछते रहिए जब तक आपके जो सवाल हैं, आपके जो क्वेश्चंस हैं वो खत्म नहीं हो जाते. योर क्यूरियोसिटी डजंट बेसिकली स्टॉप. कीप आस्किंग द क्वेश्चंस. So that is what is the philosophy of the Socrates. So according to the Socrates, knowledge is virtue. And whenever I say the term virtue, it means the true source of excellence. That is what basically Socrates has basically talked about. And at the time when the Socrates was there in the ancient Greek civilization, उस टाइम पे एक और जो थे पॉलिटिकल पावर, जो बेसिकली जो लोग बेसिकली रखते थे, who were basically holding the political power
in the state of Athens, they were basically, their political teachers were called as sophists. तो इनको कहीं ना कहीं क्या बोला जाता है, फर्स्ट पॉलिटिकल टीचर्स, ये भी पूछा जा सकता है आपसे एग्जामिनेशन में। तो फर्स्ट पॉलिटिकल टीचर्स थे हमारे सोफिस्ट। और सोफिस्ट की फिलोसफी काफी अलग थी। सोफिस्ट का क्या मानना था, सोफिस्ट का मानना ये था दैट मनी एंड पावर are actually the true source of happiness. Since money and power are the true source of happiness, so what you need to do in order to attain power and money, you should practice or master, I will say, rhetorics. Rhetorics क्या होते हैं? आप किस तरह से लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाते हो by making the false promises, by deceiving them in a very very smart way. That is what is rhetorics. जुमलेबाजी हम इसको बोलेंगे आम परिभाषा में। अब सोक्रेटिस का मानना था दैट सोफिस्ट्स आर बेसिकली करप्टिंग द माइंड ऑफ द यूथ। और सोफिस्ट का ये मानना था कि सोक्रेटिस इज बेसिकली करप्टिंग द माइंड ऑफ द यूथ। एंड सिंस द sophists were in power, they have basically given the capital punishment to the Socrates, and Socrates has drank hemlock, and it's a basically plant based, एक मतलब उसमें से जो है जूसेस निकाले जाते हैं, एंड प्लांट बेस्ड एक पॉइजन जो है ये तैयार किया जाता है। इट्स अ पॉइजनस प्लांट। सो हेमलॉक was the poison, what was the name of the poison which was basically drank by Socrates, and that has basically affected Plato in such a deep manner that Plato has done everything related to the Socrates. Every philosophy of Plato, every book of Plato, every dialogues of the Plato, they have revolved around the Socrates as the main character. इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं कि सोक्रेटिस की बुक्स में मेन कैरेक्टर जो था वो हमेशा, सोक्रेटिस के डायलॉग्स में मेन कैरेक्टर जो है वो कौन रहा? द राइट आंसर इज सोक्रेटिस। And when we are talking about the concept, the theory of knowledge, this is what is the theory of knowledge. Theory of knowledge कहती है that the true purpose of the life is happiness, and in order to attain happiness you must have the true knowledge. And how can you attain the true knowledge? You can attain it through dialectics. और dialectics क्या है? Dialectics discourses हैं, dialectics dialogues हैं which are based on the logical reason. और dialectics में भी दो चीजें होंगी। क्या होंगी? अगर मैं डायलैक्टिक्स की बात करता हूं तो डायलैक्टिक्स में आपका होगा आर्ग्यूमेंट, देन देयर विल बी काउंटर आर्ग्यूमेंट, एंड फाइनली देयर विल बी द conclusion. And this argument is called as thesis. This counter argument is called as antithesis. And the conclusion is finally synthesis. So this is what basically the concept of the theory of knowledge of Socrates. In the next lecture, we will also discuss about the different theories of the Plato, the different books being written by the Plato, and how Plato is considered as the father of the political philosophy. See you in the next lecture. Thank you.